चलिए बच्चों, अब हम लोग आरएनए के बारे में समझ लेते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में आरएनए के बारे में समझाया था, मतलब आरएनए के बारे में समझाया था, आरएनए की डेफिनेशन के बारे में समझाया था। और आरएनए के टाइप प्रकार थे दो, आनुवांशिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए, अनुवांशिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। और हमने कार्य फंक्शन भी समझ लिया था आरएनए का। सबसे पहले आज हम लोग वह अनुवांशिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में समझेंगे। और आपको मालूम है ये 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, आपको मालूम है। और जो अनुवांशिक आरएनए है, नॉन जेनेटिक आरएनए है, ये आपको ठीक है उन जीवों में देखने को मिलेंगे जिनमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। तो ये अपने अंदर है, अपने अंदर भी तो डीएनए है, तो अपने अंदर ये तीनों आरएनए है। समझ रहे हैं? चलिए, मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि जो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। और डीएनए से डीएनए बनना आपको मालूम है क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनना आपको मालूम है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। आपको मैंने अमीनो अम्ल, एमाइनो एसिड के बारे में बताया था। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, 20 टाइप के एमाइनो एसिड होते हैं। आपको मालूम है अमीनो अम्ल, एमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? चलिए थोड़ा सा मैं आपको ज़रा वो बता देता हूँ कि अमीनो अम्ल, एमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बंध कैसे बनता है। फिर हम लोग तीनों आरएनए जो हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, इनके फंक्शन मतलब इनके कार्य समझेंगे, कैसे सेल के अंदर मतलब कोशिका के अंदर ये कार्य करते हैं। चलो ज़रा इधर देखो पहले आपको मालूम है एक कोई एमाइनो एसिड का फॉर्मूला है। और ध्यान रखना ये COOH है, ये R मतलब एल्किल है, H मतलब हाइड्रोजन है, NH2 एमीन समूह होता है, एमीन ग्रुप होता है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, R एल्किल होता है, H हाइड्रोजन होता है, C कार्बन होता है। समझ गए? चलिए आपको अगर मैं इसको ऐसे बता दूं, बस एक बार समझ लो बस। अगर आप इसको ऐसे भी खोल सकते हैं समझने के लिए, समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि नाइट्रोजन के कितने हाथ होते हैं? 3 होते हैं। दिख रहे हैं आपको? देखो 3 दिख रहे हैं, 1 2 3। कार्बन के 4 होते हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के 2 है, 1 और 2, 1 और 2। और कार्बन के 4 है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने होते हैं? 2। नाइट्रोजन पे कितना होता है? 1। ए और ए एक ही है। समझ रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए जो COOH है, COOH को ऐसे नहीं लिखते। अच्छा क्यों नहीं लिखते ज़रा देख लो भी आप। अगर ऐसे लिखेंगे तो कार्बन का एक हाथ तो खाली है ना, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है, इसलिए आपको ऐसे देखने को मिलेगा ये। समझ गए? ध्यान रखना। और ये NH2 है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब ये बॉन्ड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है ये? अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ऐसे दिखेगा ये, और इसकी बनाओगे तो आपको ये देखो ऐसे दिखेगा। जो आप देखना चाह रहे हो, कार्बन के नाइट्रोजन के 3 हाथ होते हैं, दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे क्या बताओ 3 हाथ नहीं है, तो ऐसे आप लिख नहीं सकते। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप ऐसे लिखोगे। समझ रहे हैं? चलिए तो ध्यान रखना, मैंने आपको पूरी सारी चीज़ों को बता दिया है। अब इधर देखो ज़रा, आपको मालूम होना चाहिए ये अमीनो अम्ल है। अमीनो बताओ अम्ल, इंग्लिश में क्या नाम है? एमाइनो एसिड। ठीक है। और दूसरा अमीनो अम्ल ले लो आप,
तो दूसरा अमीनो अम्ल लेंगे, ये फर्स्ट नंबर का है। इधर देखते जाओ कौन सा नंबर का है, ये फर्स्ट नंबर का। अगर आप दूसरा अमीनो अम्ल लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मार्कर जरा दूसरा ले लेने को जाओ, ये चल रहा है ना, ठीक है। इधर देखो जरा, अगर आप दूसरा अमीनो अम्ल लोगे तो इसका NH2 समूह लेना पड़ेगा। AR यहीं रहेगा, H यहीं रहेगा, COOH ये रहेगा। ये हमारा दूसरा अमीनो अम्ल है, सेकेंड नंबर का एमाइनो एसिड है, ध्यान रखना। हम इसको खोलकर भी लिख सकते हैं, खोल दें क्या, अगर आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दो आप, कोई दिक्कत है कि इसको भी खोल दो आप, अगर आपको खोलना है तो उसको लो, कोई दिक्कत है क्या। ये भी हमारा कौन है, अमीनो अम्ल, एमाइनो एसिड, ठीक है। ध्यान रखना एक बात और, ये जो आर है ना, एल्किल है, एल्किल आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपकी टीचरों ने पढ़ाया होगा। मैथिल इसका सिंबल है, समझ रहे हैं, मैथिल। ऐसे आप लिखते नहीं हैं, आर चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बराबर मैथिल ऐसे लिखते हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एल्किल कैसे बनता है, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो एल्किल बनता है। क्या बनता है, एल्किल, समझ रहे हैं, ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अब आप लोग ज़रा ये समझें कि ये अमीनो अम्ल है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, अमीनो अम्ल है, एमाइनो एसिड है, ये भी अमीनो अम्ल है, एमाइनो एसिड है। हमको पेप्टाइड बंध बनाना है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, फर्स्ट नंबर का जो आपने एमाइनो एसिड लिया है, उसका आपने इधर कौन लिया है, COOH। COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, जो एसिड होता है अम्ल, ये बेस होता है क्षार, एमीन, समझ रहे हैं। तो आपने इधर क्या ले लिया, COOH। तो दूसरा जो अमीनो अम्ल लोगे आप, एमाइनो एसिड लोगे, आपको NH2 नहीं लेना, बहुत सॉरी COOH मत ले लेना, क्या लेना पड़ेगा आपको, NH2 लेना पड़ेगा। तो दूसरे अमीनो अम्ल का, एमाइनो एसिड का NH2 चाहिए, एमीन ग्रुप जो क्षारीय है, बेसिक है। और फर्स्ट नंबर का जो एमाइनो एसिड आपने लिया है, या तो उसका ये लो या तो ये लो। अगर आप ये वाला इधर ले लेते, ये वाला इधर कर देते, तो आप ऐसे मान लो आपने इसको इधर कर दिया, तो इधर फिर आपको ये लेना पड़ता, समझ रहे हैं। वो आपके ऊपर है क्या ले रहे हो आप, क्योंकि आपको मैं क्लियर बता दूं, जो आर है एल्किल, ठीक है, इस आर के आधार पर, इस एल्किल के बेस पर एमाइनो एसिड 20 टाइप के होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। कितने प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। ये बात ध्यान से सुन लो आप, कितने प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, समझ रहे हैं बात को। चलिए ये मोबाइल को बंद कर दो, क्लास चल रही है, अर्जेंट वाला फ़ोन हो तो अटेंड किया करो, आपको मालूम रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, बाद में कोई बच्चा भी देखता है। चलो मैं क्या समझा रहा हूँ उसको क्लियर करो। ए एमाइनो एसिड है, अमीनो अम्ल है, ए भी एमाइनो एसिड है, अमीनो अम्ल है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। आपने इसका कौन सा ग्रुप ले लिया है, समूह ले लिया है, COOH, तो आप उसका कौन सा लेंगे, NH2। अगर आप इसका NH2 ले लेते इधर, तो आपको उसका क्या लेना पड़ता, COOH, समझ रहे हैं। और ध्यान रखना, अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, एमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, 20 टाइप के होते हैं। किस बेस पे होते हैं, इस आर के बेस पे, समझ गए। जो 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, समझ पा रहे हैं आप, तो कोई 1 मिनट, 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं इस आर पे डिपेंड करते हैं, ए नहीं बदलेगा, ए नहीं बदलेगा, ए नहीं बदलेगा, समझ पा रहे हैं आप। ये तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं बदलेगा, ठीक है, COOH, NH2 नहीं बदलेगा, ये आर बदलता रहेगा और हमारे 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बन जाएंगे, ठीक है। और वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आपको याद भी नहीं करने हैं, आपको तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाना सीखना है। अब कैसे बनेगा, ज़रा इधर देखो। अब आपने क्या किया,
ए रहा OH और यहाँ से क्या ले लिया NH, क्या ले लिया NH, NH नहीं लेना जी, H लेना है। क्या लेना है, एक क्या है बोलो OH और ये क्या है H, बस जल का अणु बाहर निकालना है लोग, H2O। ध्यान दे देखो ये NHH दिया है, यहाँ पे COOH, तो यहाँ से OH निकाल लो, यहाँ से H ले लो। बोलो बोलो बोलो, H निकालना है, पूरा बॉन्ड को मत ले जाना। आपने OH निकाला, ये इसको मत ले जाना, ठीक है। तो जल का अणु देखो H2 निकल गया, H2O निकल गया क्या। अब मैं इसको जो निकला है जो जोड़ देता हूँ, क्या क्या बचा है देखो, यहाँ लिखो NH2, यहाँ लिखो R, यहाँ लिखो H, क्या क्या बचा CW बचा, बचा कि नहीं बचा, देखो यही तो लिखा, जो बॉन्ड बचा, ठीक है। अब जे N, बोलो N लग गया, और जे H, ठीक है, और जे R, और जे H, और जे CWH, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, CO लिख दिया, N और H ऐसे करके लिख दिया, N और H, और यही होता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बंद। ये दिख रहा है देखो जरा, समझ गए। और इसको अलग से भी निकाल लो आप, देखो सब तरह से कर सकते हैं आप, इसको स्ट्रक्चर बना दो आप इसकी। देखो कार्बन के 4 आते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, नाइट्रोजन के 3 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, क्या है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे अमीनो अम्ल के बीच में यहाँ पे कितने अमीनो अम्ल है, ये 2 हैं, उनको आपस में कौन जोड़ के रखा हुआ है, पेप्टाइड बंध जोड़ के रखा हुआ है। तो अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ऐसे कितने सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाएंगे पेप्टाइड बंध के द्वारा, और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ये आपको समझ में आ गया हो, मैं एक बार बता देता हूँ जरा, और देखो जरा देखो, देखो ऐसे एक कोई अमीनो अम्ल है, देखो जरा, यहाँ पे ले लिया आपने उसका CWH समूह, यहाँ ले लिया आपने उसका NH2 समूह, दूसरा क्या ले लिया आपने, इधर क्या लेंगे बताओ NH2, इधर क्या रहेगा CWH। ये वही है R, एक कौन है H, C मतलब कार्बन, ये R और ये H, जोड़ दो आप, जो एमीन है और CWH है, आपस में जुड़ते चले जाएंगे। देखो ऐसे क्या है ये जीरा, यहाँ पे क्या ले लिया आपने NH2, R, H, CO, NH, R, H और CWH। फिर दोबारा ले आओ एक और अमीनो अम्ल लो, ठीक है। तो सामने कौन सा लाना पड़ेगा, इसके सामने अपन को NH2 लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, और ये हमारा इधर हो जाएगा CWH और ये H। अब यहाँ से वो जुड़ जाएगा दोबारा से, मतलब ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते चले, ऐसे ऐसे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते चले जाएंगे। जैसे हमारे एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड, और इनके बीच में कौन है, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखना अमीनो अम्ल आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बंध के द्वारा, और ये पूरी श्रृंखला जो है इसका नाम है पॉलीपेप्टाइड चेन।
या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ गए? क्योंकि एक अमीनो अम्लों को कभी वो तो बोलोगे नहीं आप पॉलीपेप्टाइड। अगर 2 अमीनो अम्ल जुड़े हैं तो डाईपेप्टाइड। तो ऐसे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते चले जाते हैं, बहुत सारे जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कुछ रिपीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिपीट भी हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? चलो ये हो गया क्लियर। अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं राइबोसोम की तरफ, उसको क्लियर करने दो। देखो जरा, राइबोसोम दो है, 70S 80S। एस बनाए जी। एस क्या है? स्वीडबर्ग इकाई। क्या है ये? स्वीडबर्ग इकाई, स्वीडबर्ग यूनिट है। ये क्या है? 11th क्लास का 8वां चैप्टर है। वहाँ मतलब जब सेल पढ़ाते हैं कोष का तो राइबोसोम को वहाँ पे पूर्णतः जानकारी के साथ समझाया जाता है। अभी अपने पास समय तो है नहीं है उसको समझने बैठ जाए अभी अपन, तो अभी आप इतना समझ लो। एस मतलब स्वीडबर्ग इकाई, स्वीडबर्ग यूनिट। इसकी 2 इकाई होती हैं, उप इकाई, सब यूनिट। क्या बोलते हैं? सब यूनिट। इसकी 50S और 30S जोड़ मत देना, 80 मत कर देना, ठीक है। इसकी 2 होती हैं, 60S 40S। ये सब यूनिट है। क्या है ये? हिंदी में उप इकाई। ये है स्मॉल और ये है लार्जर, बड़ी। और ये कैसी है? छोटी। ये कैसी है? बड़ी। बड़ी को क्या बोलते हैं? लार्जर। और ये कैसी होती है? स्मॉल, छोटी। समझ गए? अब देखो डायग्राम बनाओ 70S का। ऐसे बनता होगा। ये कौन है? 30S। ये कौन है? 50 है। ये पूरा जो है वो कौन है? 70S। इसमें क्या बनेंगे? 40S 60S, दोनों को मिला के 80S। और जो राइबोसोम में वो काय में हेल्प करता है? प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। समझ गए? हेल्प ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, हेल्प ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन मतलब प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। और ध्यान रखना, इधर देखो, अगर राइबोसोम प्लस आरएनए मिल जाए। क्या मिल जाए? आरएनए। तो बन जाएगा आरआरएनए। क्या बन जाएगा? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। क्या बन जाएगा? समझ गए? और जो आरआरएनए होता है ना, यह आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है। मतलब ये एंजाइमेटिक होता है। कैसा होता है? एंजाइमेटिक। मतलब ये एंजाइम की तरह काम करता है। मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? अर्थात अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। समझ गए? तो जो अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है? ये आरएनए। और पेप्टाइड बंद बन रहा है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो अम्ल एमाइनो एसिड के बीच बन रहा है, मतलब प्रोटीन बनाने में सहायता कर रहा है। किस में सहायता कर रहा है? और हमने क्या पढ़ा है? प्रोटीन बनाने में सहायता कौन करता है? राइबोसोम। कौन करता है? तो यहाँ पे आरआरएनए किस में सहायता कर रहा है? कर तो उसी में रहा है ना, प्रोटीन बनाने में।
क्योंकि आरआरएनए का काम होता है अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध बनाना, मतलब ये एक एंजाइम की तरह काम करता है, एक एंजाइमेटिक होता है ये आरआरएनए, समझ रहे हैं। और राइबोसोम किस में हेल्प करता है? प्रोटीन बनाने में। आपको मालूम होना चाहिए कि राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स है। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स है, झिल्ली रहित कोशिकांग है, इसके पास कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, समझ रहे हैं, और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में दोनों मिलेंगे 70S 80S, लेकिन जो 80S हैं वो साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, कोशिका द्रव्य में। कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में। और RER में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? RER, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ गए। कुर्दरीय अंतःप्रद्रवीय जालिका। आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवीय जालिका दो प्रकार की होती है, SER RER। तो जो RER है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब जो RER होती है, वैसे मान लीजिए ER है अपने पास, इस ER की सरफेस पर राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होते हैं ना, ये क्या है? ये राइबोसोम, राइबोसोम है। और ये डायग्राम किसका था? ER का। किसका है ये? ER। अगर ER की सरफेस पे राइबोसोम है तो वो RER बन जाएगी। क्या बन जाएगी? RER, मतलब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगी, मतलब कुर्दरीय अंतःप्रद्रवीय जालिका बन जाएगी। और एक होती है SER। कौन होती है? SER। जैसे मान के चलो, देखो जी SER है, इस पे राइबोसोम नहीं होती है, इसलिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका है। ER भी दो प्रकार की होती है। तो 80S के राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक तो कोशिका द्रव्य में मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल बात कर रहे हैं, और RER पे पाए जाते हैं। लेकिन जो 70S के राइबोसोम है ये ओनली माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे और क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे, यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में केवल ओनली 70S के राइबोसोम मिलेंगे, 80S के नहीं पाए जाते। और आपको मालूम होना चाहिए कि राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन, क्या बोला भैया? मतलब के पास राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है, ठीक है, लेकिन इसके पास मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, झिल्ली नहीं पाई जाती है। और सेल के अंदर प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, इसी को कहते हैं राइबोसोम को। कहते हैं ना कि सेल के अंदर जो प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है, समझ बात को। जे बड़ी और ये छोटी, इसकी दोनों बता, जोड़ मत देना आप। तो ये राइबोसोम की कहानी खत्म हो गई। अब हम लोग अपने, तो ध्यान रखना, RNA की बात हमने समझ ली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाओ, समझ में आया कि नहीं आया? ये एक चीज बता दूं, आपको एक RNA मिलेगा, tRNA। कौन मिलेगा? tRNA। तो tRNA का जरा मैं डायग्राम बनाऊंगा जरा, ठीक है। चलिए, अब आप जरा जो डायग्राम देख रहे हैं tRNA का है, थोड़ा उसको समझेंगे। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि RNA सिंगल स्टैंड होता है। RNA में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, नाइट्रोजनी 4, बताओ कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वामीन, साइटोसिन, यूरेसिल, समझ रहे हैं। और RNA में यूरेसिल जुड़ता है, एडेनिन जुड़ता है यूरेसिल से, यूरेसिल जुड़ता है एडेनिन से, ग्वामीन जुड़ता है साइटोसिन से, और साइटोसिन जुड़ता है ग्वामीन से। आपको मालूम है, ये डबल स्टैंड मत बोल देना, क्या आपको दिखने में डबल स्टैंड लग रहा है, लेकिन जो 3 एंड से स्टार्ट हुआ है, देखो ये हुआ है क्या? देखो जी 5 डैश। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का क्रम लिखा होगा। किसका क्रम लिखा होगा? वो तो उस पर भी लिखा होगा, नहीं लिखा होगा? बिल्कुल लिखा होगा, वो तो यहाँ पर भी लिखा होगा, देखो जरा।
वो तो पूरे उस पर लिखा है, वो तो क्या लिखा है, न्यूक्लियोटाइड का क्रम लिखा हुआ ऐसे। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा इसके ऊपर, समझ गए। और आपने पढ़ा है अगर मान के चलो एक स्टैंड पर न्यूक्लियोटाइड का क्रम है तो दूसरा स्टैंड हाल बन जाता है। तो यहाँ पे जी क्या है, बेस पेयरिंग हो जाती है, मतलब जो चार है वो युग्म बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं जी आपस में, समझ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ये डबल स्टैंड बन गया, यहाँ पे क्या बन गया ये डबल स्टैंड। इस पे भी लिखा होगा तो इसके सामने जो आ रहा है ना स्टैंड ऐसे घूम के आ रहा है तो इसके सामने यहाँ भी बेस पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रही बेस पेयरिंग, लेकिन इसका नहीं हो पाएगी ना। तो यहाँ पे लूप बन गया, क्या बन गया, लूप, उसे टी लूप क्या बोलेंगे, टी लूप। जो एक वेरिएबल आर में बदलती हुई भुजा है, परिवर्तनशील भुजा है, ठीक है, जिसका कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी कोई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा तो जैसे ये आएगा, देखो यहाँ पे तो नहीं बन पा रही, बेस पेयरिंग हो रही थी, लूप बन गया, ये क्या बन गया, एंटी कोडन लूप कहते हैं इसको, इसका बहुत कार्य है एंटी कोडन लूप का। इस पे बेस पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से भी बेस पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पे नहीं हो पाएगी तो ये डी लूप है, कौन सा लूप है, डी लूप। तो इसको डबल स्टैंड मत बोल देना, आरएनए तो सिंगल स्टैंड होता है, लेकिन वो क्या है आमने सामने हो रहे हैं, क्योंकि स्टैंड एक दूसरे के संपूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो बेस पेयरिंग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, बेस पेयरिंग। तो ये डी लूप है, ये टी लूप है, ये एंटी कोडन लूप है, समझ गए। ये तीन नाइट्रोजनी चार मैंने जो नाइट्रोजनी बेस उनको बाहर निकाल दिया है, या फिर ऐसे बोल दो न्यूक्लियोटाइड, क्या है ये, 3 न्यूक्लियोटाइड। जो एंटी कोडन लूप है ना उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड है, ये 1 2 3, इनको बाहर निकाल दिया, ऐसे दिखा दिया है। और यहाँ पर जो 3 वाला एंड है, यहाँ पे अमीनो अम्ल आके जुड़ेंगे, कौन जुड़ेंगे, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल एक्सेप्टर एंड है, ये लगा दीजिए को, एमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ठीक है। एक्सेप्टर मतलब होता है ग्राही, एंड मतलब सिरा, और अमीनो अम्ल, ठीक है, यही आके जुड़ेंगे। इधर देखो पहले एंटी कोडन लूप इसको कहते हैं, इसको टी लूप। एक बात तो ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक थे टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए को मतलब एक वैज्ञानिक का नाम है टीआरएनए, बता रहा हूँ वैज्ञानिक का नाम RW होली, क्या नाम है, RW होली। RW होली नामक वैज्ञानिक ने क्लोवर लीफ मॉडल के माध्यम से टीआरएनए को समझाया है। क्लोवर मतलब होता है लॉन्ग, लीफ मतलब पत्ती, मॉडल तो यही, तो क्लोवर लीफ मॉडल के अनुसार, ठीक, जो टीआरएनए का डायग्राम होता है ना वो, तो जो लौंग की पत्तियां होती है, लौंग की पत्तियों का डायग्राम भी ऐसे ही होता है, टीआरएनए जैसा ही होता है। लौंग की जो पत्तियां हैं उनका डायग्राम टीआरएनए जैसा ही होता है, इसलिए इसे क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। RW होली नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया। आर वो उसका पूरा नाम नहीं लिखा मैंने, कह RW होली। अब देखो जरा, अगर इसको त्रिमिमीय रूप से देखें, मतलब जो हमारे 3D रूम में देखें, किस रूम में देखें, 3D रूम में, 3D इस पे तो बनेगा नहीं 3D, तो ये एल आकार का देखेगा, कैसे देखेगा, अगर आप इसको 3D में देखें तो आपको एल आकार का दिखेगा। और टीआरएनए का अगला ना, टीआरएनए का अणु त्रिविमीय रूप से एल आकार का दिखाई देता है। और वैसे आपको जो आप देख रहे हैं क्लोवर लीफ की तरह दिख रहा है, ये कैसे दिखता है, ये 2D ये डायग्राम कौन सा है, ये 2D में दिखेगा क्लोवर लीफ जैसा, लौंग की पत्ती जैसा, और 3D में देखेंगे तो एल आकार का, क्या देखेगा, एल आकार का। ये टीआरएनए का डायग्राम है, ये एंटी कोडन लूप है, ये डी लूप है, ये टी लूप है। ध्यान रखना, हमको सबसे ज़्यादा महत्व इसका है और इसका है, बस। यहाँ पर एंटी कोडन लूप होते हैं और यहाँ पे अमीनो अम्ल आके जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अभी अपन को यही बात को समझना है। तो हमने आरआरएनए को देख लिया, राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए का प्रोनाम क्या है, ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, एमआरएनए तो भी अपन सीख लेंगे, समझ पा रहे हैं आप। चलिए, आज मौसम बड़ा खतरनाक हो रहा है, जरा ने निकलना गेट, जरा कैसा मौसम हो रहा है जरा देखिए आज, मुझे लगता है। चलिए अब हम लोग आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। चलो, एक कोई डीएनए है, समझ रहे हैं अभी अपन, डीएनए
डीएनए वैसे कुंडलित अवस्था में रहता है ऐसे, आपको मालूम है जी, ऐसे रहता है ये। ऐसे रहता है, ठीक है। तो इन दोनों स्टैंड को पहले सीधा किया जाता है, ठीक है। तो अपन ने डायरेक्ट बना दिया है वो, ठीक है तो डीएनए का मॉलिक्यूल, डीएनए का अणु 5' से 3 और ये 3 से 5। और ध्यान रखना इस पे कोई सीक्वेंस लिखा है, क्या लिखा है? सीक्वेंस। और डबल स्टैंड होता है डीएनए का अणु तो मालूम है, ए टी जी सी सी जी टी 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 ए ए ए जी 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 सी 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 ए ए ए टी टी और टी, ठीक है। सामने क्या लिखोगे इसके? अब इस पे ऐसे नहीं आएगा, इसके हिसाब से आता है। बस बोलो क्या आएगा इस पे? टी ए सी। मालूम नहीं है डीएनए में कौन किससे जुड़ता है? धोंधू पप्पू मत बनो बिल्कुल भी। अब माइक बंद करके पहले कूटूंगा पहले तुम्हें। ऊपर के साथ आएगा तो बिल्कुल ही आएगा डीएनए में तो। और जी जी और सी, ए टी और टी और टी, सी सी सी, जी जी जी, टी टी टी, ए डीएनए है, डबल स्टैंड डीएनए का अणु है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए और ध्यान रखें, मैंने पहले ही आपको बता देता हूं कि डीएनए का अणु एक जैव वृद्ध अणु है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। और पूरा की पूरा जो डीएनए का अणु है वो प्रोटीन नहीं बनाता, समझ रहे हैं। और दोनों स्टैंड कभी प्रोटीन नहीं बनाते, या तो ये बनाएगा या तो ये बनाएगा, समझ गए। और डीएनए का पूरा की पूरा जो अणु है वो प्रोटीन नहीं बनाता है। तो डीएनए का कुछ भाग ही प्रोटीन बनाता है, जिसे हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का खंड, डीएनए का पीस होता है वो, ठीक है। तो अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। बताओ प्रोटीन चाहे इस स्टैंड से बना लो चाहे इस स्टैंड से बना लो, और जिससे बनाते हैं उसे टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्टैंड। चाहे इससे बना लो चाहे इससे बना लो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अगर हमने इससे बना ली तो इसको ले लो फिर। तो आपने भैया पहले इसको ले लो, आपने इसको ले लिया अभी तो जी, ठीक है। 5' से 3' अभी लिया है उसको नीचे, तो टेम्पलेट है। क्या है ये? टेम्पलेट, TEMPLE, टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट स्टैंड है ये। टेम्पलेट स्टैंड उसको कहते हैं जिससे नकल करके दूसरा स्टैंड बन जाएगा, ठीक है। और इससे बना देते इसको बुनते फिर, ठीक है। पहले तो डीएनए डबल स्टैंड था, पहले वो कुंडलित था, पहले उसको सीधा किया। अब इसके बाद इस पर क्या लिखा था? ATG CCG TTT A GGG CCC A T। ये कोई आनुवांशिक सूचना लिखी है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिखी है ये, ठीक है। अभी तो हमको खुद मालूम नहीं क्या लिखी है। ए अमीनो अम्ल एमाइनो एसिड जुड़ने के लिए लिखी है ये। आपको ये मालूम नहीं है कौन सा अमीनो अम्ल जुड़ेगा, समझ रहे हैं? कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा, ये हम अपनी इच्छा से नहीं करते, ये सब डीएनए पे लिखी रहती है वो सूचना, समझ रहे हैं। अब देखो इसमें से मैंने बोला डीएनए का पूरा की पूरा स्टैंड तो बनाएगा नहीं प्रोटीन, तो सिलेक्ट कर लो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको काट लो काटा आपने, वही सीक्वेंस का है। ये होगा जीन। क्या होगा? जीन। समझ रहे हैं ना बिल्कुल क्या कह रहा हूँ? ये है जीन। 5' से क्या निकाल लिया? टी 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 ए है जीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जीन। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ जीन। एक, और देखो मैंने बोला था एक कोडॉन
3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है। देखो एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड है? 3। ये कोई इन्फॉर्मेशन है, ये कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अभी तो वही डीएनए वाला कार्यक्रम चल रहा है, तो डीएनए का ही पार्ट है ना जीन। चलो अब इससे क्या होता है, इससे बनेगा, ये बन गया, इस पे आ जाएगा सीक्वेंस उल्टा, इसका उसका नाम है एमआरएनए। क्या नाम है? एमआरएनए, ठीक है। वैसे मैं इसको ऐसे बना दूँ, रुक जाओ 1 मिनट, रुको, क्लियर हो जाएगा इससे। अभी हम समझ रहे हैं, तीनों आरएनए में अंतर समझ में आ जाएगा आपको। ए जो कौन है? एमआरएनए। कौन है ये? एमआरएनए। क्योंकि एमआरएनए पर रिसीव होती है इन्फॉर्मेशन, तभी तो इसका नाम है संदेशवाहक आरएनए, मैसेंजर आरएनए। देखो उल्टा बनेगा, जे 5 से 3 क्या बनेगा? 3 से 5। अब इसमें कौन आएगा? ए। इसमें टी मत लगा देना, अब एमआरएनए है ये, आपको पढ़ानी है। ए किस जुड़ता है? यू से, और यू किस जुड़ता है? ए से, जी जुड़ता है सी से, और सी जुड़ता है, ये आरएनए में चलता है, समझ गए। अब देखो तो यहाँ पे आ जाएगा यू, वो डीएनए में चल रहा था, ये आरएनए है। कौन है ये? आरएनए। निकालना जरा, कौन है? आरएनए। बोलो क्या पूछ रहे हो, जल्दी पूछो। जैसे ए से यू जुड़ा है तो टी से यू ए क्यों जुड़ा है? अरे ये आरएनए में होता है, ये डीएनए वाला पार्ट है ना। डीएनए में केवल ए से टी जुड़ता है, टी से ए, और जी से सी, और सी से जी। लेकिन आरएनए में ए हमेशा जुड़ता है यू से, क्योंकि आरएनए थाइमिन तो होता ही नहीं है ना आरएनए में। तो यहाँ पे देखो अब क्या लिख के आ रहा है? ए ये तो डीएनए का पार्ट है ना, जीन की संरचना, और आरएनए बन रहा है उससे एमआरएनए, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? यू। ये तो पता ही है, सी जी। और ये अगर चल मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, थाइमिन होता है आरएनए में, तो कौन आ जाएगा? यू। कौन आ जाएगा? ये आ गया, ठीक है। अब बना है एमआरएनए, इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। क्या बोलते हैं? ये हुआ है। अब यहाँ से क्या होता है, अब आएगा, सुनो, बनते तीनों आरएनए हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, समझ गए। लेकिन एमआरएनए पर रिसीव होती है जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसका नाम पड़ गया मैसेंजर आरएनए। क्या पड़ गया? संदेशवाहक आरएनए। और पता है सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, बता रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है। क्या है ये केंद्रक छिद्र है, एक केंद्रक झिल्ली है, ये बाहरी केंद्रक झिल्ली है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आंतरिक केंद्रक झिल्ली, ये न्यूक्लियस पोर है, केंद्रक छिद्र, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक। तो क्यों डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। डीएनए कहाँ होता है? उससे क्या बन गया? एमआरएनए। क्या बन गया ये? एम। बनते तीनों है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। मतलब डीएनए से आरएनए बन गया, डीएनए से क्या बन गया? आरएनए बन गया। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आती है, सूचना आती है, वो किस पे आती है? एमआरएनए पर। मतलब ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। सेम समझ गए। लेकिन ये किस में चल रहा है? यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक कोशिका में। किस में चल रहा है ये? यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक कोशिका में, जिससे डीएनए से आरएनए बन गया। वैसे ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे अनुलेखन, और केंद्रक के अंदर होता है ये। अब ये क्या करेंगे? केंद्रक छिद्रों से बाहर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये? साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, कोशिका द्रव्य में। कहाँ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। अब यहाँ होगा ट्रांसलेशन, अनुवादन, ठीक है। अब जो टीआरएनए है, कौन है? टीआरएनए। टीआरएनए जाएगा और वो इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा, समझ पा रहे हैं। और अमीनो अम्ल जो होंगे, एमाइनो एसिड, वो साइटोप्लाज्म में डले होंगे। कहाँ डले होंगे? इस साइटोप्लाज्म में। उनको उठाएगा, क्योंकि अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो एसिड, उनके कोड फिक्स रहते हैं, ठीक है। ये कोड उन्हीं को लिखा है, अमीनो अम्ल का ही। पढ़ेगा कौन? टीआरएनए, और उठा के कौन लाएगा? ठीक है, टीआरएनए। जरा देखो, अब आया टीआरएनए। टीआरएनए का डायग्राम अभी अपन ने ऐसा बताया था,
यहाँ पे कौन सा कोडोन है? ये एंटी कोडोन, ये एंटी कोडोन रहता है यहाँ पे। यहाँ पे कौन जोड़ेंगे? अमीनो अम्ल। कौन जोड़ेंगे? ये अमीनो अम्ल, ठीक है। एमाइनो एसिड अटैच होंगे यहाँ पे एंटी कोडोन। क्या होता है जरा सुने। ऐसे मान के चले जरा, एक कोई कोडोन लिखा है, एक क्या लिखा है? एक कोडोन है। क्या है ये? कोडोन है। अब यहाँ पे कोई टीआरएनए आया, क्या आया? तो उल्टा लगता है, उल्टा आ जाता है इस पे लिख के। जो कोडोन है क्या है ये? इस पे एंटी कोडोन होता है, मैंने भी लिखवाया था एंटी कोडोन लूप, तो सब उल्टा लिख के आएगा। इस पे क्या लिख के आएगा? ए, तो तभी तो नाम पड़ेगा इसका एंटी कोडोन। क्या है ये? केवल एंटी कोडोन जुड़ने के लिए होता है, कोडोन से जुड़ने के लिए। जो कोडोन है तो इस पे क्या लिख के आ गया? एंटी कोडोन। उसका उल्टा ही तो हो जाएगा, यू का क्या है? ए जी आ गया। मतलब यू का जो एंटी कोडोन क्या है बताओ? ए बस। लेकिन ये किसी अमीनो अम्ल का कोड है, इसको पढ़ के वो जाएगा यू कोशिका तरफ से अमीनो अम्ल को उठाएगा, जिसका कोड होगा उसी को उठा लेगा वो। तो देखो ऐसे होगा, देखो अब ये आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे? ये जैसे ही आया, यहाँ पे आ गया, देखो अभी बिल्कुल क्लियर होगा। देखो अभी, अब सुनो, यहाँ पे जो एंटी कोडन होता है क्या लिख के आएगा? इस पे यू आ गया। बस केवल जुड़ने के लिए होता है एंटी कोडन, तभी तो अपन ने एंटी कोडन लूप लिखा था। और ये ए क्या कोडोन है। अब चेक करो ए कौन से अमीनो अम्ल का कोडोन है? चेक करो कौन से अमीनो अम्ल को कोड करता है। देखो ये लिखा हो टेबल में, अभी आपको दिखा रहा हूँ। ए चेक करो, इसमें दिया हो कहीं ना कहीं, दिख रहा है कहीं इसमें? ए टेबल में कहाँ बताओ? इस पूरी टेबल में चेक करो। ए कहाँ? जल्दी बताओ फटाफट, टाइम मत करो। जी रहा, देखो जी ए LYS कौन सा है ये? तो इस अमीनो अम्ल ने जो है, इधर देखो, इसने एंटी कोडोन क्या था इसके ऊपर? यू, लेकिन क्या पढ़ा था इसने? ए तो ऊपर क्या आ जाएगा? LYS। ये अमीनो अम्ल 3 एंड पे जाके जुड़ेगा। तो ये क्या करेगा? इस टीआरएनए ने ए पढ़ लिया, और ये किसी अमीनो अम्ल का कोडोन है, ठीक है। अब ये जाएगा कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, ए को लेके, और वहीं डला होगा LYS, उसी का कोड है ये। वो डाला आएगा, उठा के चिपचा में यहाँ ले आएगा उसको, LYS को ये लगा दिया। चलो फिर आगे पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। चलिए अब जरा इधर देखो आप, अब इसने दोबारा से पढ़ा, इधर तो हाल बता दोगे। अब तो बता दो कि एंटी कोडन क्या होगा? ए ये तो केवल जुड़ने के लिए होता है, लेकिन कोडन क्या पढ़ लिया इसने? यू। बताओ कौन से अमीनो अम्ल को है? फटाफट जल्दी पढ़ो। फर्स्ट नंबर PHE का, उसको उठाया PHE को। अमीनो अम्ल के नाम है ये, अमीनो अम्ल है, एमाइनो एसिडों के नाम है ये। अब देखो जरा, ये भी अमीनो अम्ल है, इधर देखो ये भी अमीनो अम्ल है, समझ गए? तो टीआरएनए ने कोशिका तरफ से अमीनो अम्ल को डाल लिया। अब इनके बीच में कौन बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? इधर देखो क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। वो बनाएगा RRNA। कौन बनाएगा? RRNA। फिर अगला पढ़ा उसने, अगला पढ़ लिया, फिर इसका वो लिख लो एंटी कोडन। CC बताओ कौन है किसी में? CC कौन सा है? प्रो, जरा PRO। इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा? RRNA। तो ऐसे प्रोटीन बनती चली जाएगी। तो बताओ रिसीव किस पे हो रहा है? mRNA पर। टीआरएनए क्या कर रहा है? पढ़ रहा है और अमीनो अम्ल को उठा रहा है, और RRNA पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। और कल भी और बता देंगे, आज टाइम हो गया पूरा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, कल और बता देंगे, और एक बार और समझा देंगे, पूरा चिंता मत करो आप।